कहानी शुरू होती है एक छोटे से पैसेंजर प्लेन से जो अमेरिका की तरफ जा रहा होता है। फ्लाइट में सिर्फ 8 पैसेंजर होते हैं, इसलिए माहौल काफ़ी शांत था। तभी एक यात्री नोटिस करता है कि प्लेन अपना रास्ता बदल रहा है। पूछने पर फ्लाइट अटेंडेंट बताती है कि आगे मौसम ख़राब है, इसलिए पायलट अमेज़न के जंगलों के ऊपर से दूसरा रूट ले रहा है। शुरुआत में किसी को ये बात ज़्यादा अजीब नहीं लगती, लेकिन कुछ ही देर बाद पूरा प्लेन ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है। कॉकपिट में पायलट देखता है कि जीपीएस सिस्टम पूरी तरह बंद हो चुका है, रेडियो काम नहीं कर रहा, कंट्रोल सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, और सबसे खतरनाक बात, किसी भी तरह बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं हो पा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर प्लेन को दुनिया से काट दिया हो। हालात बिगड़ते देखकर पायलट अपने मोबाइल में एक वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। वो कहता है, इस प्लेन में कुछ ऐसे राज छिपे हैं जिनकी वजह से मुझे पहले ही लग रहा था कि कोई बड़ा हादसा होने वाला है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बता पाता, प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगता है। चारों तरफ घना जंगल और ऊंचे पहाड़ थे। पायलट आखिरी कोशिश करते हुए प्लेन को पेड़ों की टहनियों के सहारे उतारने की कोशिश करता है। कई किलोमीटर तक घिसटने के बाद आखिरकार प्लेन क्रैश हो जाता है। हैरानी की बात यह थी कि फ्लाइट अटेंडेंट को छोड़कर लगभग सभी लोग जिंदा बच जाते हैं। बाकी यात्री किसी तरह बाहर निकल आते हैं और आग लगने से पहले प्लेन को बचाने की कोशिश करते हैं। बाकी यात्री किसी तरह बाहर निकल आते हैं और आग लगने से पहले प्लेन को बचाने की कोशिश करते हैं। काफ़ी मेहनत के बाद आग बुझा दी जाती है। अब असली समस्या सामने आती है। किसी के फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। चारों तरफ सैकड़ों किलोमीटर तक जंगल फैला हुआ था। और सबसे बड़ी बात, बाहर किसी को ये भी नहीं पता था कि उनका प्लेन कहाँ क्रैश हुआ है। यानी मदद आने की उम्मीद लगभग ख़त्म थी। कुछ देर बाद एक आदमी आगे आता है जिसका नाम जैक था। वो कहता है, अगर हमें यहाँ से ज़िंदा निकलना है तो पहले हमें एक दूसरे को जानना होगा। इसके बाद सभी अपना परिचय देना शुरू करते हैं। जैक बताता है कि वो एक इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर है। केविन पहले डॉक्टर था, लेकिन अब मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस करता है। क्रिस्टी खुद को ट्रैवल ब्लॉगर बताती है, लेकिन अपने अतीत के बारे में कुछ भी बताने से मना कर देती है। कार्लोस एक प्रोफेशनल फाइटर था जो अमेरिका में होने वाली बड़ी फाइट के लिए जा रहा था। डेनी और एमी खुद को नई नई शादीशुदा जोड़ी बताते हैं। और डेविड लीसा एक होटल चलाने वाले पति पत्नी थे जो इलाज के लिए अमेरिका जा रहे थे। इसी दौरान सबकी नज़र घायल पायलट पर जाती है। उसकी हालत बेहद ख़राब थी, लेकिन वो अभी जिंदा था। केविन जांच करके बताता है कि उसकी आवाज़ वाली नसें बुरी तरह डैमेज हो चुकी हैं, इसलिए वो बोल नहीं सकता। लेकिन शायद वही अकेला इंसान था जो इस हादसे का सच जानता था। अब सभी फैसला करते हैं कि किसी भी हालत में पायलट को बचाना होगा। इसके बाद वो प्लेन में बचा हुआ खाना पानी इकट्ठा करते हैं, लेकिन हिसाब लगाने पर पता चलता है कि राशन मुश्किल से 3 दिन चलेगा। ये सुनकर सबकी चिंता और बढ़ जाती है। उसी दौरान क्रिस्टी दूर दिखाई दे रहे एक पहाड़ की तरफ इशारा करती है। उसका मानना था कि अगर वो लोग पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाएं, तो शायद किसी फ़ोन में नेटवर्क आ जाए। सभी उसकी बात से सहमत होते हैं और अगले दिन वहां जाने का फैसला करते हैं। उधर पायलट की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। आखिरकार केविन जंगल के बीच ही उसकी सर्जरी करने का फैसला करता है। ना दवाइयाँ थी ना सही उपकरण, फिर भी सबकी मदद से ऑपरेशन शुरू होता है। दर्द की वजह से पायलट बुरी तरह तड़पता है, लेकिन कई घंटों की मेहनत के बाद सर्जरी सफल हो जाती है। केविन कहता है, अगर ये रात निकाल गया तो बच सकता है। सभी को उम्मीद बंध जाती है। गहरे अंधेरे में एक नकाबपोश इंसान चुपके से पायलट के पास पहुंचता है। वो उसका मुंह दबा देता है। कुछ ही सेकंड में पायलट की सांस रुक जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह जब सभी लोग उठते हैं तो पायलट को मृत पाकर सन्न रह जाते हैं। केविन जांच करता है और उसे कुछ अजीब लगता है, लेकिन कोई ठोस सबूत ना मिलने की वजह से सभी मान लेते हैं कि शायद उसकी चोट
ज़्यादा गंभीर थी। पायलट की बॉडी को भी बाकी शव के पास रख दिया जाता है, लेकिन इसी दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण चीज किसी की नज़र से बच जाती है। पायलट का मोबाइल फोन नीचे गिर चुका था और डैनी चुपके से उसे अपने पास रख लेता है। उसे लगने लगा था कि इस जंगल में अब किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। डैनी चुपके से पायलट का फ़ोन खोलने की कोशिश करता है। वो पायलट की उंगली का इस्तेमाल करके फ़ोन अनलॉक कर लेता है, लेकिन उस समय वो किसी को इसके बारे में नहीं बताता। दूसरी तरफ लीसा को लगातार लग रहा था कि पायलट का मर्डर हुआ है। वो ये बात सिर्फ अपने पति डेविड को बताती है। उसका कहना था कि उसने पहले भी दम घुटने से मरने वाले मरीज देखे थे और पायलट का चेहरा बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। मतलब साफ था, कोई उनके बीच मौजूद था जिसने रात में पायलट को मार दिया था। इसी दौरान क्रिस्टी को भी डैनी और एमी की कहानी पर शक होने लगता है। जब वो एमी से अकेले बात करती है तो सच्चाई सामने आती है। एमी बताती है कि वो किसी आम परिवार से नहीं बल्कि एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी है, जबकि डैनी उनके घर पर ड्राइवर था। दोनों प्यार में पड़ गए और परिवार के विरोध के बाद घर से भाग गए। यानी यहाँ मौजूद लगभग हर इंसान अपने बारे में कुछ ना कुछ झूठ बोल चुका था। उधर कार्लोस मलबे में खोजबीन करते हुए एक जीपीएस डिवाइस ढूंढ निकालता है। वो बताता है कि अगर इसे ठीक कर दिया जाए तो पहाड़ की चोटी पर एक्टिवेट किया जाए तो शायद उनकी लोकेशन बाहर भेजी जा सकती है। लेकिन उसी दिन एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। जब लीसा राशन चेक करती है तो पता चलता है कि काफी खाना गायब हो चुका है। कोई चुपके से राशन चुरा रहा था। अब जैक और क्रिस्टी मिलकर जांच शुरू करते हैं। दोनों को जल्दी समझ आ जाता है कि ये कोई गलती नहीं बल्कि जानबूझकर की गई चोरी थी। इसी जांच के दौरान जैक को क्रिस्टी पर भी शक होता है, क्योंकि वो हर चीज को किसी प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर की तरह देख रही थी। आखिरकार क्रिस्टी भी सच बता देती है। वो कोई ट्रैवल ब्लॉगर नहीं थी। असल में वो एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर थी जो अपराधी संगठनों और गैंग्स की जांच करती थी। खाने की कमी बढ़ती जा रही थी, इसलिए कार्लोस को जीपीएस ठीक करने के लिए छोड़कर बाकी लोग जंगल में खाने और पानी की तलाश में निकलते हैं। चलते चलते उन्हें कुछ अजीब नीले मशरूम दिखाई देते हैं, लेकिन क्रिस्टी उन्हें तुरंत रोक देती है। वो पहचान जाती है कि ये जहरीले मशरूम हैं। हालांकि उन्हें मशरूम की वजह से उन्हें पास में पानी का स्रोत भी मिल जाता है। कुछ देर बाद उन्हें एक तालाब मिल जाता है। अब पानी की समस्या कुछ हद तक हल हो जाती है। तभी अचानक गोली चलने की आवाज़ आती है। सब दौड़कर पीछे जाते हैं और देखते हैं कि डेविड ने एक बंदर का शिकार किया है। यही उनका नया खाना बनने वाला था। रात को सभी लोग वही मांस खाते हैं, लेकिन एमी उसे खाने से मना कर देती है। उसका हिस्सा डेविड खा लेता है। यही छोटी सी बात आगे चलकर बहुत बड़ी साबित होने वाली थी। रात को खाना खाने के बाद जैक सभी से पूछता है कि अगर किसी के पास कोई हथियार या कोई और खतरनाक चीज छिपी है तो अभी बता दे। कार्लोस अपना बैग दिखाता है। उसमें सिर्फ उसका फाइटिंग मास्क था। सबको लगने लगता है कि शायद अब हालात धीरे धीरे बेहतर होने वाले हैं। लेकिन उसी रात एक और डरावनी घटना होती है। अंधेरे में एक रहस्यमयी व्यक्ति सैटेलाइट फोन से किसी महिला को कॉल करता है। वो कहता है प्लान बिल्कुल सही चल रहा है और अब मैं इसे और तेजी से आगे बढ़ाऊंगा। ये सुनकर साफ हो जाता है कि उनमें से किसी एक के पास शुरू से सैटेलाइट फोन मौजूद था, यानी वो जरूरत पड़ने पर मदद बुला सकता था। लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। अब शक और गहरा होता जाता है। अब शक और गहरा हो जाता है। अगली सुबह लीसा की चीख सुनकर सभी लोग उठते हैं। जब वे उसके पास पहुंचते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। डेविड मर चुका था। डॉक्टर केविन उसकी जांच करता है और पता चलता है कि उसकी मौत फूड पॉइजनिंग से हुई है। उसे शक था कि किसी ने खाने में जहरीले मशरूम मिला दिए थे। अब पहली बार सभी को यकीन हो जाता है कि उनके बीच मौजूद कातिल एक एक करके लोगों को खत्म कर रहा है। फिर लीसा सबको पायलट वाली बात भी बता देती है। वो बताती है कि उसे पहले दिन से यकीन था कि पायलट का मर्डर हुआ था। अब पूरा ग्रुप एक दूसरे पर शक करने लगता है। लेकिन तभी एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। सबको याद आता है कि डेविड ने एमी का हिस्सा भी खाया था। मतलब हो सकता है असली निशाना डेविड नहीं बल्कि एमी थी। ये सोचकर एमी बुरी तरह डर जाती है। उसी समय डैनी फैसला करता है कि अब पायलट के फोन का राज सबको बता देना चाहिए। जब फोन का वीडियो चलाया जाता है तो सभी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वीडियो में पायलट साफ कह रहा था, इस प्लेन में एक बहुत बड़ा राज छिपा है और मुझे पूरा शक है कि इस प्लेन को जानबूझकर क्रैश करवाया गया है। यह एक बड़ी साजिश
मर्डर और छिपे हुए राजों का खेल बन चुकी थी। इसी बीच कार्लोस खुशखबरी देता है, जीपीएस आखिरकार ठीक हो चुकी थी। अब बस उसे पहाड़ की चोटी पर ले जाकर एक्टिवेट करना बाकी था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, अगर कातिल उनके बीच ही मौजूद है तो क्या वो कभी जीपीएस को चालू होने देगा? अब सभी की उम्मीद जीपीएस डिवाइस पर टिकी हुई थी। अगर वो चालू हो जाती तो शायद बाहर की दुनिया को उनकी लोकेशन मिल जाती और रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने आ जाती। लेकिन एक बड़ी समस्या अभी भी मौजूद थी, अगर असली कातिल उन्हीं के बीच था तो वो कभी नहीं चाहेगा कि मदद यहाँ तक पहुंचे। फिर भी फैसला होता है कि कार्लोस, केविन और क्रिस्टी जीपीएस लेकर पहाड़ की चोटी तक जाएंगे। पहाड़ चढ़ते वक्त क्रिस्टी की नजर कार्लोस के पास मौजूद एक च्युइंगम के रैपर पर पड़ती है। वही रैपर उसे चोरी हुए राशन के पास भी मिला था। अब उसे समझ आ जाता है कि राशन कार्लोस ने ही चुराया था, लेकिन अब उस पर भी शक होने लगा था। कई घंटों की मुश्किल चढ़ाई के बाद तीनों पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाते हैं। रास्ते में एक बार क्रिस्टी का पैर फिसल जाता है और वो खाई की तरफ लटक जाती है। उसके हाथ से जीपीएस भी लगभग छूट जाती है, लेकिन कार्लोस और केविन अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा लेते हैं। यही पहली बार तीनों को लगता है कि शायद उनमें से कोई कातिल नहीं है। आखिरकार कार्लोस जीपीएस को एक्टिवेट कर देता है, डिवाइस सिग्नल भेजना शुरू कर देती है। तीनों राहत की सांस लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब उनकी मुसीबत खत्म होने वाली है। रात होने के बाद लेकिन कार्लोस जाग रहा था। वो अकेले बैठकर अपनी फाइटिंग प्रैक्टिस कर रहा था। असल में राशन चोरी करने की वजह भी यही थी, वो अपनी डाइट खराब नहीं करना चाहता था। तभी अचानक उसकी नजर अंधेरे में खड़े एक इंसान पर पड़ती है। सामने खड़े इंसान ने उसका अपना फाइटिंग मास्क पहन रखा था। कार्लोस कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो नकाबपोश उस पर टूट पड़ता है और कार्लोस की मौत हो जाती है। एक और शिकार, एक और मर्डर, और कातिल फिर अंधेरे में गायब हो जाता है। अगली सुबह कार्लोस कहीं दिखाई नहीं देता। शुरुआत में सबको लगता है कि वो ट्रेनिंग कर रहा होगा, लेकिन काफी देर तक जब वो वापस नहीं आता तो सभी उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। इसी बीच केविन और क्रिस्टी जीपीएस चेक करने पहाड़ की तरफ जाते हैं। रास्ते में उनकी नज़र आसमान में घूम रहे गिद्धों पर पड़ती है। दोनों तुरंत समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। जब वे वहां पहुंचते हैं, कार्लोस की लाश उनके सामने पड़ी थी। किसी ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। अब तक पायलट और डेविड के बाद ये तीसरा मर्डर था। सब वापस कैंप पहुंचते हैं। अब वहां मौजूद हर इंसान दूसरे पर शक कर रहा था। तभी एक और खुलासा होता है। लीसा बताती है कि उसकी बंदूक की लगभग सारी गोलियां गायब हैं। किसी ने चोरी कर ली है, यानी कातिल अब हथियार भी इकट्ठा कर रहा था। इसी दौरान केविन बताता है कि उसने डैनी की पीठ पर गैंग का टैटू देखा था। ये सुनते ही सबका शक डैनी पर जाने लगता है, लेकिन डैनी कहता है कि वो टैटू उसने खुद नहीं बनवाया। उसे एक झूठे केस में जेल भेजा गया था, जहां गैंग के लोगों ने जबरदस्ती ये टैटू बना दिया था। फिर वो एमी की तरफ देखकर कहता है, शुरुआत में मैं तुम्हारा पैसों की वजह से तुम्हारे करीब आया था, लेकिन बाद में मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया। उसकी बात सुनकर एमी चुप हो जाती है, लेकिन उसके मन का शक पूरी तरह खत्म नहीं होता। तभी मौसम अचानक बदल जाता है। तेज हवा चलने लगती है। कुछ ही मिनटों में भयंकर तूफान शुरू हो जाता है। सभी लोग भागकर वापस टूटे हुए प्लेन के अंदर आ जाते हैं। बारिश की वजह से प्लेन की छत का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है। उसके साथ कई बड़े बड़े बैग भी बाहर निकल आते हैं। जब बैग खोले जाते हैं तो सभी के होश उड़ जाते हैं। अंदर सफेद पैकेट भरे हुए। डैनी उन्हें देखते ही पहचान जाता है। वो धीरे से कहता है, ये ड्रग्स है और इनकी कीमत करोड़ों में होगी। अब सारी कड़ियां जुड़ने लगती हैं। पायलट का डर, उसका आखिरी वीडियो, जीपीएस का बंद होना और प्लेन का अचानक क्रैश होना, सब कुछ किसी बड़े ड्रग्स नेटवर्क से जुड़ा हुआ लगने लगता है। अब उन्हें समझ आता है कि एयरलाइन यात्रियों की आड़ में ड्रग्स की तस्करी कर रही थी। शायद इसी वजह से प्लेन को निशाना बनाया गया। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, अगर मकसद सिर्फ ड्रग्स हासिल करना था तो फिर एक एक करके लोगों को क्यों मारा जा रहा था? ड्रग्स का सच सामने आते ही एमी घबरा जाती है। वो अचानक प्लेन से बाहर भाग जाती है। डैनी उसके पीछे दौड़ पड़ता है। कुछ देर बाद लीजा भी अपनी बंदूक लेकर उसे ढूंढने निकल जाती है। बाहर तूफान और अंधेरा दोनों चरम पर थे। नकाबपोश पीछे से लीजा पर टूट पड़ता है। उस पर कई बार चाकू से वार किए जाते हैं। मरने से पहले लीजा हमलावर का चेहरा देखने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है। कुछ ही पलों में उसकी भी मौत हो जाती है। अगली सुबह जब बाकी लोगों को लीसा की लाश मिलती है तो सब पूरी तरह टूट जाते हैं। अब तक फ्लाइट अटेंडेंट, पायलट, डेविड, कार्लोस और लीसा मारे जा चुके थे, और तभी क्रिस्टी एक ऐसा कदम उठाती है जिससे पूरी कहानी बदल जाती है। वो अपनी बंदूक निकालकर सीधे जैक पर तान देती है। फिर उसके बैग से दो चीजें निकालती है। पहली, लीसा की बंदूक से चोरी हुई गोलियां, और दूसरी एक सैटेलाइट फ़ोन। अब लगभग सारे सबूत जैक की तरफ इशारा कर रहे थे।
लेकिन जैक सिर्फ एक ही बात कहता है, मुझे फंसाया जा रहा था। अब कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां लगभग हर सबूत जैक के खिलाफ था। उसके बैग से चोरी की गोलियां मिली थीं, सैटेलाइट फ़ोन मिला था और अब ज़्यादातर लोगों को यकीन हो चुका था कि वही कातिल है। लेकिन जैक बार बार सिर्फ एक बात कह रहा था, मैंने किसी को नहीं मारा, मुझे फंसाया जा रहा है। वो मानता है कि उसने लीज़ा की बंदूक से गोलियां निकाली थी, लेकिन उसका कहना था कि उसे खुद लीज़ा पर शक था और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। सैटेलाइट फ़ोन के बारे में भी उसका कहना था कि वो उसका नहीं है, लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। आखिरकार जैक को बांध दिया जाता है और उससे सच्चाई निकलवाने की जिम्मेदारी केविन को दी जाती है। केविन बार बार फ़ोन का पासवर्ड पूछता है, लेकिन जैक हर बार एक ही जवाब देता है, मुझे कुछ नहीं पता। धीरे धीरे केविन का धैर्य टूटने लगता है। हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि एक डॉक्टर भी अपनी इंसानियत खो बैठता है। वो जैक को टॉर्चर करना शुरू कर देता है, लेकिन दर्द सहने के बावजूद जैक अपनी बात से नहीं बदलता। उधर उसी समय क्रिस्टी, डैनी और एमी पहाड़ पर जीपीएस चेक करने पहुंचते हैं और वहां जाकर उन्हें सबसे बड़ा झटका लगता है। जीपीएस की वायर किसी ने निकाल दी थी, मतलब जिस दिन से जीपीएस एक्टिवेट हुई थी उस दिन से कोई सिग्नल बाहर गया ही नहीं था। यानी कातिल नहीं चाहता था कि मदद यहां तक पहुंचे। क्रिस्टी तुरंत वायर वापस जोड़ती है। उधर कई दिनों से गायब उस फ्लाइट की तलाश जारी थी। जैसे ही सिग्नल मिलता है जांच एजेंसियां एक्टिव हो जाती हैं, लेकिन उसी दौरान कहानी का सबसे बड़ा खुलासा सामने आता है। एक सरकारी इन्वेस्टिगेटर क्लेयर एयरलाइन के ऑफिस पहुंचती है। वो एयरलाइन मैनेजमेंट से सवाल जवाब करती है और तभी पता चलता है कि क्लेयर कोई साधारण अधिकारी नहीं है, वो जैक की पत्नी है। और जैक भी कोई साधारण इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर नहीं था। असल में वो एयरलाइन के खिलाफ एक सीक्रेट मिशन पर काम कर रहा था। उसे ड्रग्स स्मगलिंग नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए भेजा गया था। यानी अब लगभग साफ हो चुका था कि जैक असली कातिल नहीं हो सकता। उधर जंगल में क्रिस्टी भी धीरे धीरे इसी नतीजे पर पहुंचने लगती है। वो चुपके से जैक के पास आती है। तब जैक उससे कहता है, अगर मैं सच में कातिल होता तो सिर्फ गोलियां क्यों चुराता, पूरी बंदूक ही ले जाता, फिर सबको आसानी से मार सकता था। उसकी बात सुनकर क्रिस्टी को एहसास होता है कि बात में दम है। आखिरकार वो जैक की रस्सियां खोल देती है और उसे भाग जाने के लिए कहती है। अगली सुबह जब बाकी लोगों को पता चलता है कि जैक गायब है तो सब घबरा जाते हैं। अब कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा था। डैनी फैसला करता है कि वो एमी को लेकर अलग रहेगा, लेकिन क्रिस्टी उसे समझाती है कि ऐसा करना खतरनाक है, क्योंकि अलग होने पर कातिल के लिए हमला करना और आसान हो जाएगा। फिर भी डैनी उसकी बात नहीं मानता। इसी दौरान जीपीएस का सिग्नल आखिरकार मैक्सिकन आर्मी तक पहुंच जाता है। एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उनकी लोकेशन की तरफ रवाना हो जाता है। कई दिनों बाद पहली बार सचमुच मदद रास्ते में थी। उधर जंगल में डैनी और एमी अकेले बैठे होते हैं। सब कुछ कुछ देर के लिए शांत लगता है, लेकिन तभी गोलियों की आवाज़ पूरे जंगल में गूंज उठती है। आवाज़ सुनकर बाकी लोग दौड़ पड़ते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उनके होश उड़ जाते हैं। डैनी और एमी दोनों जमीन पर पड़े थे, खून से लथपथ। दोनों को पीछे से गोली मारी गई थी और दोनों की मौत हो चुकी थी। अब जंगल में सिर्फ 3 लोग बचे थे, जैक, क्रिस्टी और डॉक्टर केविन। अब मामला पूरी तरह साफ था। असली कातिल इन्हीं 3 लोगों में से कोई एक था। वही इंसान जिसने शुरू से एक एक करके सभी को मारा था। वही जिसने ड्रग्स के राज को छुपाने की कोशिश की। उधर दूसरी तरफ मैक्सिकन आर्मी का हेलीकॉप्टर तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन सवाल अभी भी बाकी थे। असली कातिल कौन था? क्या क्रिस्टी शुरू से कोई खेल खेल रही थी, या फिर जैक के बारे में अभी भी कोई सच छुपा हुआ था? और सबसे बड़ी बात, इस पूरे ड्रग्स रैकेट का असली मास्टरमाइंड कौन था? कहानी यहीं एक बड़े क्लिफहैंगर पर खत्म होती है, क्योंकि इस ट्रांसक्रिप्ट में आगे का हिस्सा मौजूद नहीं है।